कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। वर्षों से उनके चुनाव लड़ने की प्रतीक्षा देश और कांग्रेस कर रहा था, लेकिन कांग्रेस ने ऐसे मौके पर प्रियंका की उम्मीदवारी की घोषणा की है जब वह परिवारवाद के आरोपों से जूझ रही, क्योंकि राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी राज्यसभा में, खुद राहुल गांधी रायबरेली से सांसद चुने गए हैं और अब प्रियंका गांधी वायनाड में। बीजेपी लगातार उन पर ये आरोप लगाती रहती है। गांधी परिवार एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेश वर्मा हमारे साथ हैं और हम सीधा सवाल उन्हीं से करते हैं कि प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी को बीजेपी कैसे देखेगी। महेश जी। देखिए सुभाष जी, एक चीज मैं आपको कहूं कि जो हमेशा एक खूबसूरती बढ़ती है प्रजातंत्र की या लोकतंत्र की, उसमें पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी या पार्टी में काम करने वालों को जब यथोचित या उचित सम्मान मिलता है तो लगता है कि हाँ, पार्टी जो है कुछ हद तक इस देश में जो एक लोकतांत्रिक मूल्य हैं या कह लीजिए जो एक राजनीतिक मर्यादा है, उसको कहीं ध्यान में रखकर अगर ऐसा कोई उसका कृत्य सामने आता है तो जनता उसको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करती है। आज पुनः एक बार जो है कांग्रेस ने ये स्थापित करने की कोशिश करी है कि उनके यहाँ अगर सबसे पहले अगर किसी की प्राथमिकता है, सबसे बड़ा अगर कोई प्राथमिकता है और देश जो है, देश से भी ज्यादा अगर कोई ज्यादा प्राथमिकता है, कार्यकर्ता से ऊपर कोई प्राथमिकता है, किसी नेता या कोई समर्थक से ऊपर अगर कोई ये है, केरल से ऊपर अगर कुछ है तो वो है प्रियंका गांधी, वो है गांधी नेहरू परिवार। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि जिस प्रकार की एक परंपरा और परिपाटी और जिस तरह का इसी तरह के चीजों का एक आप इसी अवधारणा की वजह से आज जो है देश को जो है इन लोगों ने एक अपना जागीर समझ के और इन्होंने अपार जितना भी करप्शन का, जितने भी करप्शन की सारे बैरियर को तोड़ते हुए ये आगे गए और इन्होंने इस देश को ऐसा समझ रखा है जैसे देश इनके लिए जो है एक इनकी जमींदारी हो और ये जैसे मर्जी वैसे इस देश में कुछ भी करने के लिए आबाद हो। क्या केरल में कोई कार्यकर्ता नहीं मिला? क्या केरल में कोई नेता नहीं मिला? क्या कोई ऐसा समर्थक नहीं मिला? क्या वायनाड को जो है प्रियंका गांधी वायनाड के लिए राहुल गांधी ने क्या किया जो आज प्रियंका गांधी वायनाड के लिए खम्भ ठोक रही हैं? सिर्फ जीत आपका आधार हो सकता है। अगर जीत को सही मायने में वायनाड के लोगों को कहीं आप हृदय से स्पंदन करना चाहते हैं, आप उसको कहीं सराहना चाहते हैं जो आपको जीत दिलाया, जिस वायनाड ने आपकी इज्जत रखी, उसके लिए अच्छा होता कि एक अपना काबिल कार्यकर्ता आप उतारते वहां पे, जिसने कम से कम अपने जीवन का अमूल्य समय जो है पार्टी के लिए दिया हो, जिसने दिन रात एक किया हो, ऐसे लोगों को उतारना चाहिए। प्रियंका गांधी को इस तरह से महिमा मंडित करना, मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस की वही सोच दर्शाती है जो उसका एक परिवारवाद का सोच है, जो वंशवाद की सोच है। आज प्रियंका गांधी की एक योग्यता है और वो है कि वो नेहरू गांधी परिवार में पैदा हो गई, इसलिए वायनाड से लड़ेगी। महेश जी, वर्षों से कांग्रेस परिवारवाद के आरोपों का सामना कर रही है और उसने कभी इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में प्रियंका ने सबसे पहले जवाब दिया कि पीढ़ियों के संघर्ष और सेवा का प्रतिफल है। हमारी कई पीढ़ियों ने देश के लिए कुर्बान होकर बता दिया कि हम असल में परिवारवादी नहीं, परिवार हमारा देश की सेवा के लिए पैदा हुआ है। और हाल ही राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया था, अभी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, कि सरकारी परिवारवाद, इस तरह का प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने आरोप लगाया। तो पीढ़ियों के संघर्ष और सेवा का उनका अगर दावा जो है, उसको अगर उनका इतिहास देखें तो निश्चित तौर पर उनकी कई पीढ़ियां देश पर कुर्बान हुई हैं। तो कैसे उसको परिवारवाद माना? देखिए, मैं फिर आपसे कहूँ कि एक कांग्रेस एक ऐसी परंपरा है, कांग्रेस एक ऐसी मूल्यों की धरोहर है जो आजादी से पहले याद करिए, उस समय तो कोई इस तरह का ना सत्ता का कोई संघर्ष था, न सरकार के गठन की बात थी, लेकिन उस प्रकार से भी जिस जिस मैंने वहां भी जिस प्रकार से नेहरू जी से लेके मोतीलाल नेहरू जी, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद, तो सवाल यह है कि आप जो है कांग्रेस को किस प्रकार से चलाते हैं, किस प्रकार से आप देश को एक दिशा देने के काम करते हैं।
और ये जो अपने आप में जो एक आप कहते हैं कि सबका पार्टिसिपेशन, राजनीतिक एक ऐसी जगह है जहाँ पे भागीदारी जो है ना, वो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक परिवार का एक सेवा का आधार, आप सेवा के आधार के नाम पर आप इस देश में सत्ता मांगिएगा क्या? आप सेवा के आधार पर आप इस देश में कब्जा करिएगा सत्ता के ऊपर? ये क्या मतलब बनता है इसका? दूसरी बात कि आपको अगर यही करना है कि आपको सेवा ही करना है, इस सेवा के तरीके तो और भी बहुत है। अगर आपको सेवा की भूख है तो उससे सेवा करने से कौन रोक रहा है? जो कि आप सरकारी सेवा में, आपको उसके नाते आपको घर मकान चाहिए, उसके नाते आपको बंगला चाहिए, उसके नाते आपको गाड़ी घोड़ा चाहिए, उसके नाते आपको सारी सुख सुविधा चाहिए, उसके नाते आपको पूरे देश में जो आपकी सरकार है उसके जरिए आप चाहेंगे कि भाई हम अपना संपर्क स्थापित करें। तो आपका सेवा जो है, समझ में आता है कि आप उस सेवा का मेवा किस तरह से चखना चाहते हैं और मेवा के पीछे कारण क्या है। तो ये बात तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो समझ में नहीं आता, और हमारे ऊपर बरबस ये सवाल खड़े करते हैं कि भाई आप अपने यहाँ क्यों नहीं देखते हैं कि अभी तो वंशवाद है। भारतीय जनता पार्टी में भी तो लोग नेता के जो हैं परिवार के, हमारा ये कहना है कि हमारे यहाँ जो लोग भी हैं, जो कार्यकर्ता बन के काम करते हैं, जो कार्यकर्ता बन के बरसों से जो पड़े रहते हैं, उनको अगर मौका मिलता है, और वो ऐसे नहीं है जैसे आपके यहाँ शीर्ष स्थान को आप लोग काबिज करके बैठे हुए हो। ऐसा तो है नहीं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे को लिए हम बात कर रहे हैं कि भाई उनके बेटे को क्यों राजनीति में जगह मिल रही है, गहलोत जी के बेटे को राजनीति में क्यों जगह मिल रही है। हम ये बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार का ये जन्म सिद्ध अधिकार बन गया है कि उस परिवार में जो पैदा होगा उसको कहीं ना कहीं राजनीति का सबसे बड़ा सिरमोहर, कांग्रेस का सबसे बड़ा सर्वोच्च पद का वो अधिकारी बन जाएगा। तो ये जो है, ये परिपाटी एक सामंतवादी सोच का प्रतीक है, और सामंतवादी सोच जो है लोकतंत्र में, उसकी एक लोकतंत्र का अपमान है, वो सम्मान नहीं है। प्रियंका जी का प्रत्याशी होना ये लाजमी है कि ये लोकतंत्र को किसी तरह से अपमानित करने जैसा काम है। आपको अच्छा लगता कि हम उन लोगों को ले आते जो वायनाड का जिलाध्यक्ष होता है, कोई वायनाड का, केरल का कोई अच्छा आपका कार्यकर्ता होता, नेता होता, उसे कहीं आप लड़ाते? आखिर में क्या कारण है कि वायनाड को क्या समझती है प्रियंका जी? वायनाड की पूरी क्षेत्रफल नहीं बता सकती हैं, उसका जनसंख्या नहीं बता सकती हैं, वहां की समझ प्रॉब्लम नहीं बता सकती हैं, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ेंगी। तो ये एक प्रकार का एक छलावा और दिखावा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में एक ऐसा परंपरा बनाइए। और अब ये युग जमाना बदल रहा है। ये जो है, जैसे आज हम और आप बैठ के कहीं साक्षात्कार कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, और मजे से आप देखिए आपके बैकग्राउंड में बायनाट की तस्वीरें लगा के आप बैठे हुए हैं। ये जाहिर करता है कि आज की डेट में जमाना अब वो नहीं रहा कि प्रियंका और राहुल किसी को झांसा देके और इस प्रकार से अब सत्ता को हथिया ले, जैसे अभी इन लोगों ने कोशिश करी थी हथियाने की। आप देखिए कि कल परसों से एक और तमाशा शुरू हुआ है सुभाष जी, कि देश का एक विदेशी आदमी गाली दे रहा है हमारे देश के, हमारे लोकतंत्र को, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को, और उसके साथ कौन खड़ा है? देश का कांग्रेस का सर्वोच्च नेता राहुल गांधी। आखिर में एक्स का या ट्विटर का जो मालिक है, वो हमारे जनादेश का अपमान कर रहा है या नहीं कर रहा है? लेकिन हम और आप इसलिए राहुल गांधी को नहीं बोल सकते, हम और आप राहुल गांधी के क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं कर सकते हैं कि वो व्यक्ति नेहरू गांधी परिवार का है। अगर हम उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो यही कहा जाएगा कि भाई ये तो द्वेष बस बोल रहे हैं। लेकिन सवाल है कि देश के प्रति आपका आत्मीयता कहाँ है? देश हित में क्या है? देशभक्ति क्या कहलाता है? आखिर में एलन मास्क कौन होता है जो हमारे देश की किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे वो सवाल खड़ा करे, ईवीएम को वो गलत ठहराने की कोशिश करे? उसकी क्या हिम्मत है? और उसका समर्थन आप करें, आप उसके बाद कहें कि ब्लैक बॉक्स है। ये अपने आप में जाहिर करता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ईवीएम पे आदेश है उसका अपमान है, जो हमारे देश का एक संविधान के तहत जो चुनाव होता है उसका अपमान है, 140 करोड़ जनादेश का उसका अपमान है। किसी व्यक्ति पे जिसका आप समर्थन करें, कानूनन वो एक तरह से अपराध है। एलन मस्क के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज करना चाहिए और उसको गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का इस धरती पर, मैं समझता हूं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करे, जो लोकतंत्र में विश्वास न रखता हो, ऐसे व्यक्ति को हम ये कहें कि भाई वो व्यक्ति जो है, अगर वो ट्विटर या एक्स का मालिक है तो वो कुछ भी बकवास करेगा अमेरिका में बैठ के,
वो करे ना जो बाइडेन का, वो करे ना अपने अमेरिकी जो उसका लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक सेटअप है उसके ऊपर सवाल खड़ा करे। उस पे तो 100 ऐसी कमियां हैं जो वहां निकाली जा सकती है। लेकिन एलन मास्क उसके बोलने की हिम्मत वहां नहीं कर सकता, 2 मिनट में जेल में चला जाएगा। तो यहाँ हमारे जब कानून में ऐसी परंपरा है और उसका समर्थन राहुल गांधी करते हैं, आज वही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस तरह की सोच के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो चिंता बढ़ेगी कि ऐसे लोग सांसद बनेंगे या ऐसे लोग जीत के आएंगे तो क्या करेंगे। सवाल ये है सुभाष। आज कई अखबारों में, कई विश्लेषकों ने, जिनमें कई बड़े अखबारों के संपादक भी हैं, उन्होंने परिवारवाद के आरोपों को ये कहते हुए नकारा है कि लोकतंत्र में परिवारवाद भी जनादेश के बिना नहीं पनप सकता। उनकी बात को अगर मैं आपके सामने रखूं कि वो जनादेश लेकर संसद में पहुंचते हैं, जैसा कि पिछली बार राहुल गांधी हार गए थे तो वो भी जनादेश था कि वो अमेठी से उनको नहीं जिताना चाहता। तो अगर कोई जनादेश लेकर जीत कर आता है तो उसे कैसे परिवार मान। देखिए, मैं फिर आपसे कहूंगा कि जीत और हार और जीत का आधार जो है वो अपनी जगह है। आप अगर ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जीत ही सबसे बड़ा मूल्यांकन है, हम उस जीत के जरिए ही कहीं वो मानदंड स्थापित करते हैं जो राजनीतिक एक आदर्श है, तो फिर तो जीत एन केन प्राकेट जीत तो कई अपराधी भी जीत गए जो डिस्क्वालीफाई हुए। आज एक सजाए याफ्ता अपराधी भी है राहुल गांधी, सजाए याफ्ता अपराधी भी है लालू यादव, उनकी भी एग्जिस्टेंस है। ऐसे कई सजाए याफ्ता लोग हैं, कई माफिया है। जीत का अगर आधार यही तय करना है और इसी आधार पर भारतीय राजनीति का कहीं महिमा मंडन होना, तो उसका परिणाम आपको सामने देखने को मिलेगा। लोग कहेंगे कि भारत माता तेरे हम टुकड़े टुकड़े करेंगे, भारत माँ को डायन कहने वाले मिलेंगे, फिर भारत को गाली देने वाले एलन मास्क भी मिलेंगे। तो इस तरह की सोच, अगर जीत का ही आधार और जीत का ही मानदंड हमें मानना है कि भाई जीत जो है वो सिर्फ, और जीत सिर्फ, मैं ये कह रहा हूं कि ये जीत किसकी है? ये जीत आखिर में, इस जीत का जरिया, माध्यम जो है वो कौन बना? सिर्फ वो व्यक्ति बना जो उस परिवार में पैदा हुआ। अगर मान लीजिए वो माइनस कर दीजिए, गांधी हटा दीजिए, तो प्रियंका नाम से कोई किसी और को क्यों नहीं लड़ाने की कोशिश करते हैं? कोई और आदमी क्यों नहीं जीत पाता है? सवाल ये है कि आज के डेट में आपका एक नजरिया जो है वो स्पष्ट होना चाहिए कि आप लोग जो एक परिवार के नाम पर, एक वंश के नाम पर इस देश में जो चीज करना चाह रहे हैं वो आपके लिए एक अपने आप में कोड है, वो कलंक है। उसको किसी न किसी तरह से जनता को कहीं ना कहीं होना पड़ेगा। राजनीति में वंशवाद की कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, या वो कहीं भी हो, आप राजनीति में सेवा करने के लिए आते हैं। आप अपने वंश को स्थापित करने के लिए नहीं आते हैं, अपनी पीढ़ी को स्थापित करने के लिए नहीं आते हैं। आप अपने घर परिवार के लिए धंधा पानी खोजने नहीं आते हैं। आप अपने घर परिवार के लिए जो है वो लाइसेंस और ठेके लेने नहीं आते हैं। आप अपने घर को चलाने के लिए, मैं पूछना चाह रहा हूं ना कि प्रियंका और राहुल गांधी का आज बिजनेस व्यवसाय क्या है? उनका घर कैसे चलता है? वो इतने हंसी खुशी के साथ उनकी जीने, एक 5 स्टार लाइफ उनकी कैसे चलती है? किसी ने आज तक नहीं पूछा, किसी ने आज तक नहीं जाना। तो ये अपने आप में जाहिर करता है कि आपका राजनीतिक ध्येय, आप अगर सर्वोच्च नेता हैं आप दोनों कांग्रेस के, तो आप लोग को एक आदर्श अपने लोगों के लिए स्थापित करना चाहिए। आपने लड़ाया ना किशोरी लाल शर्मा के, जीत के आए ना वो। एक कार्यकर्ता को आपने कहीं मान सम्मान दिया तो उसका कहीं परिणाम रायबरेली में भी देखने को मिला, उसका कहीं परिणाम आपको और जगह भी देखने को मिला। तो ये तो चिंतन और मनन करने का काम कांग्रेस करे। लेकिन हमारा ये काम है कि हम उस चीज को जरूर उजागर करें जो राजनीतिक रूप से, जिसमें सुधार की गुंजाइश बढ़े। अगर वो सुधार ही नहीं होगा राजनीति में, और एक हमेशा एक वंश और परिवार, या वो मुलायम सिंह का परिवार हो, या लालू यादव का परिवार हो, या शरद पवार का परिवार हो, या करुणानिधि का परिवार हो, या चंद्रशेखर का परिवार हो, ये परिवार परिवार ये तो छत्रप बन गए साहब। हमारी आपकी गुंजाइश एक आम आदमी को जिसकी राजनीति करने की मंशा हो या सेवा करने की मंशा, उसके लिए तो सारे दरवाजे बंद कर दिए आपने। भारतीय जनता पार्टी के अलावा और किसके पास 20 करोड़ कार्यकर्ताओं की फौज है?
और उसी कार्यकर्ताओं में से हम किसी का चयन करते हैं। तो ये अपने आप में जाहिर करता है कि हमारी चिंता राजनीतिक कारणों से है। प्रियंका गांधी का जीतना, एमपी बनना, वो हमारे लिए सवाल नहीं है। सवाल यह है कि राजनीतिक आदर्श जो है उसको किस तरह से, उसका किस तरह से आप, उसका किस तरह से मर्दन हो रहा है, उसका किस प्रकार से क्षरण हो रहा है। वो एक हमारे लिए यक्ष प्रश्न है कि इसका क्या जवाब है कांग्रेस के पास, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास, जो कि कहते तो हैं अपने आप को कि भाई हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनको कभी आपने देखा हुआ कुछ करते हुए? राहुल गांधी उनके, राहुल गांधी सुपर अध्यक्ष की तरह काम करते हैं। सोनिया गांधी की स्तुति करते हुए वो लोग दिखाई देते हैं। क्या है ऐसा, कौन सा आधार है? मैं यही समझना चाहता हूँ कि सिर्फ वो इसलिए कि आप ये सोच रहे हैं कि भाई वो जीत के आ गए, वोट मिल गया, एमपी बन गए, इसलिए नहीं सर। कई विश्लेषकों ने जो कांग्रेस और बीजेपी की पॉलिटिक्स पर लगातार नजर रख रहे थे, उन्होंने ये राय व्यक्त की है कि कांग्रेस इस बार 99 सीट जीतने के साथ ही अपने रिवाइवल की कोशिश कर रही है, और उसका ज्यादा आसान जो मोर्चा है वो साउथ है, क्योंकि बीजेपी, हालांकि उसकी उपस्थिति अब अखिल भारतीय स्तर की हो गई है केरल में सीट जीतने के साथ ही, लेकिन बीजेपी अभी भी दक्षिण में उत्तर जितनी मजबूत नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि इंदिरा अम्मा की जो एक टैग वहां दक्षिण में चलता है, उस पर प्रियंका गांधी कब्जा कर ले। क्या मानते हैं आप कि दक्षिण में कांग्रेस को इस मुद्दे पर इस तरह से सफलता मिलेगी? देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूरब की राजनीति जो है आज की डेट में, ये देश जो है जागरूक, ये जाग उठा इंसान, एक पिक्चर आई थी, उसमें सुभाष जी, जब इंसान जो है ना उसकी जमीर जग जाती है ना, तो वो अपनी फौलाद, उस जमीर की फौलाद से वो हर चीज को तोड़ता हुआ नजर आता है। इनको लग रहा है कि आज की डेट में जो ये चुनाव 2024 का हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी को सीट कम आ गई, लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं कि इसको आकलन करके, और जो इन लोगों ने एक दुष्प्रचार किया पूरे देश में कि भाई संविधान बदलेंगे, आरक्षण बदलेंगे, अब वो कहीं जब दिखाई नहीं देगा लोगों को, तो लोगों को कहीं ना कहीं लोग छले हुए महसूस करेंगे। साउथ की आप बात कर रहे हैं, साउथ में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का अगर आप एनालिसिस करेंगे अपने आंकड़े और डाटा सामने रखे, तो साउथ में भारतीय जनता पार्टी का बात, आप देखिए तमिलनाडु में हम 12 से 13% वोट अर्जित करने में सफल रहे। इस समय हम अब लड़ने की स्थिति में आ गए, वहां फाइट की स्थिति में आ गए। कर्नाटक में कमोबेश यही हुआ था, जब पहली बार लड़े तो कुछ नहीं मिला, जब दूसरी बार मिले तो 2-3 मिला, फिर उसके बाद लड़े तो मिलता ही गया। केरल में आज एक सीट हम जीतने में कामयाब रहे, 75 साल के बाद ये नसीब हुआ। लेकिन हमने वो काम नहीं किया जो ये देश के खिलाफ था। हमने वो काम नहीं किया जो एक वर्ग विशेष को गाली देने का काम किया जाता है वहां पे, जो हिंदी का और हिंदू का अपमान जहां किया जाता है, हमने वो काम नहीं किया। हमने वो काम किया जो कि लगे कि कहीं भी गैर वैधानिक, गैर संवैधानिक, गैर कानूनी तरीके से अगर कोई बात कही जा रही है तो उसका पुरजोर विरोध हो। इसी प्रकार से आज देखिए कि साउथ का, या वो चेन्नई देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, 300 से ज्यादा इंडस्ट्रियल एस्टेट सुभाष जी एनडीए गवर्नमेंट में तैयार किया गया। और आज देख लिए 45 से 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, निवेश जब अपने पूरे प्रकाष्ठा पे होगा, पूरे शबाब पे होगा, जब लोगों को कहीं दिखाई देगा कि खुशहाली जो है साउथ में कहीं दिख रही है, निश्चित रूप से वो नतमस्तक होंगे। और भारतीय जनता पार्टी को वहां पे जो है कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि भाजपा का मतलब विकास होता है, विनाश नहीं होता। विनाश का स्वरूप अगर तय किया गया तो केरल में तय किया गया, जहां रोजी रोजगार, लोगों ने आज केरल की स्थिति, परिस्थिति का आकलन करिए, लगभग लगभग वहां रोजी रोजगार ना होने की वजह से लोग भाग खड़े हो गए। तमिलनाडु में आप चले जाइए, जिस प्रकार से वहां भ्रष्टाचार है, हर आदमी वहां भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। आज वहां कोई भी आदमी चला जाए बिना पैसे के, वहां कोई आप काम नहीं करा सकते हैं, एक कदम आप आगे नहीं चल सकते। भ्रष्टाचार का ये आलम है साहब। आप वहां बता दीजिए कोई कॉलेज, कोई हॉस्पिटल, कोई रोड, कोई बिजली, कोई पानी, कोई किसी तरह का और व्यवस्था में कहीं सुधार हुआ हो? कर्नाटक में जब से आए हैं तब से लगातार वहां पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा जा रहा है।
आप फिर देख लीजिए कि वहां अभी घोटाला हुआ, जिस प्रकार से अभी वहां पे अडानी ग्रुप को जिस प्रकार से 67,000 करोड़ का ठेका दिया जा रहा है और दूसरी तरफ अडानी को बदनाम किया जा रहा है। इसी प्रकार से तेलंगाना में सरकार बनते ही 30,000 करोड़ का ठेका रेवन्ना ने ले लिया। अब और भी 1,000 करोड़ का घोटाला घपला, अभी 6 महीने भी नहीं हुआ, घोटाले सामने आने शुरू हो गए। तो ये अपने आप में जाहिर करता है कि साउथ में इतना आधार जो है इस बात पे कि इस चुनाव से आधार बन गया, मैं समझता हूँ ये निराधार बात होगी और ये निर्मूल शंका साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी बड़ी सशक्त तरीके से वहां एक विपक्ष की भूमिका में अपना काम शुरू कर रही है, शुरू कर चुकी है। और आपको दिखाई देगा सुभाष जी कि अभी विधानसभा जब चुनाव होगा तमिलनाडु में, तब आपको दिखाई देगा कि हम कहाँ हैं और कांग्रेस का। कुछ लोग बीजेपी की आलोचना को इस तरह से देख रहे हैं कि संसद में प्रियंका और राहुल की एक साथ उपस्थिति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस बार कम बहुमत के साथ, बहुमत नहीं मिल पाया, एनडीए के साथ सत्ता में आए हैं, उनके लिए अब मुसीबतें बढ़ जाएंगी। क्या मानते हैं? देखिए, आपको फिर मैं कहूंगा, एनडीए का जो एक बहुमत है उसको बांट के देखना उस जनादेश का अपमान, पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए सुभाष जी कि अगर मान लीजिए हम 240 थे, हम कह देते कि हम सत्ता में नहीं जाते, हम विपक्ष में बैठेंगे, तो क्या होता? देश में मध्यावधि चुनाव होते, सरकार एन केन प्राकेण बनती। कौन बनता? इनके यहाँ 10 ऐसे मुख्य प्रधानमंत्री के दावेदार थे। तो देश में आज मैं तो ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सहर्ष स्वीकार कर, जो लोग इस पे सवाल खड़ा कर रहे थे उनको तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि आज देश को कहीं मध्यावधि चुनाव से बचाना है, उन सब चीजों से बाहर निकाल के लेके जाना है जो उनका एक ड्रीम है कि भाई एक विकास का जो एक रफ्तार पकड़ा हुआ देश 7% पे अगर जीडीपी जा रहा है और उस जीडीपी को कहीं हम आगे लेके और आगे बढ़ाना है, तो स्वाभाविक है कि उसमें जो है देश का हर एक पार्टी की भूमिका जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। एनडीए की भूमिका तो अपने आप में जो लोग भी थे, आज सारी बाजारें गर्म की गई, सारे तरफ से इन लोगों ने कई कई तरह के कई कई बातें इन लोगों ने रख दी कि देखो अब ये हो रहा है। अब अभी भी ये कह रहे हैं कि साहब स्पीकर को लेकर लड़ाई चल रही है, साहब ये इसको लेकर लड़ाई चल रही है। अरे साहब, कोई किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है, सरकार बन चुकी है। और जब सरकार बन जाने के बाद कोई लड़ाई नहीं होती है। सबको जो चीज प्रधानमंत्री एक्सेप्ट है और प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं आज के डेट में, वो राहुल गांधी नहीं कर सकते। राहुल गांधी में वो विजन ही नहीं है, वो समझ ही नहीं है कि वो देश को चला सके। याद करिए कि अगर देश के प्रधानमंत्री अगर राहुल गांधी कोरोना में होते तो देश का क्या होता? जो वैक्सीन ही लेने में 1.5 साल लगा दिया प्रधानमंत्री मोदी जी, तो पहले दिन वैक्सीन लगवा के फिर कहे लोगों को कि भाई आप लोग लगाओ, जिसको इन्होंने प्रोपगेट किया कि भाई वो पानी का एक इंजेक्शन इन्होंने अपने अंदर लगा लिया। तो सुभाष जी, ये जो है ना, एक नेतृत्व जो है आज जो मिला है ईश्वर की कृपा से, वो ऐसा चमत्कारी नेतृत्व है, अवतार स्वरूप है। उसको कोई अपना परिवार नहीं चलाना है, उसके अपने परिवार के भरण पोषण नहीं करना है, उसको रोजी रोजगार और जमीन नहीं चाहिए, लैंड अलॉटमेंट नहीं कराना है, जमीन घोटाला नहीं करना है। उसको देश का, देश ही उसका परिवार है, उसके लिए उसको जीना और मरना है। अब ये कुछ भी कहे, सीट कम ज्यादा होना ये लोकतंत्र की, भाई ठीक है, जनता हमारी, यहाँ पे जनता ऐसी है जिसको किसी भी तरह से आप उसको एक भ्रमजाल फैला के, और आप अगर ये कोशिश किए और हम उस चीज को कहीं ना कहीं अच्छे से हम काउंटर नहीं कर पाए। अफसोस है कि आपके इस हम प्रोपगंडा को, इस दुष्प्रचार को हम सही तरह से काउंटर नहीं कर पाए और सीटें कम हो गई। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम जीते नहीं। आज ये इंडिया गठबंधन 233, 240, 230 की बात करते हैं, क्यों कर रहे हैं? और वो गठबंधन तो रिजल्ट आते ही टूट गया केजरीवाल के साथ, और केजरीवाल और कांग्रेस अलग अलग हो गई। आज देखिए ना, दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ जो है धरना और प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस का। तो बचा क्या आपके पास? तो पहले ये तय होना चाहिए कि देश में आज जो राजनीतिक माहौल है, उस माहौल में कितनी
सार्थकता, कितनी प्रासंगिकता वर्तमान नेतृत्व का। वर्तमान नेतृत्व जो है इस देश की जरूरत है। अगर ये देश अंदर से, राहुल गांधी भी यही सोच रहे होंगे कि देश अगर जो है नरेंद्र मोदी चलाए तो ही अच्छा है, अगर वो सही मायने में देशभक्त होंगे तो। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ लीडर महेश वर्मा। इन्होंने बताया कि बीजेपी इस परिवारवाद को किस तरह देख रही है, और उन्होंने इसके साथ साथ ये एक्सप्लेन भी किया कि बीजेपी का जो सरकारी परिवारवाद, जैसा कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया था, उसको भी उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया कि वो सरकारी परिवारवाद नहीं, वो लोग वर्षों से पार्टी में काम कर रहे हैं और अब जाके मौका मिला तो उनको टिकट दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।